So in our previous class we have understood what is component of a vector. थोड़ा सा रिकेप करते हैं और आगे बढ़ते हैं. क्या था? सपोज कोई आदमी 100 मीटर इधर जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है ना? तो हम कहेंगे कि वो इधर जाते जाते ईस्ट के तरफ कितना दूर गया है. फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियरली सीन. वो 100 मीटर तो गया है लेकिन इधर को 60 मीटर गया है. उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं कंपोनेंट ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. है कि नहीं? तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर बिकॉज इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. कंपोनेंट, कोई पूछेगा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, अब बोलोगे क्या बोलोगे, कौन से डायरेक्शन में बोलो, डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ता है. So component itself is a vector. Any physical quantity which needs a magnitude as well as a direction to be completely expressed is called a vector quantity. तो यहाँ पर जो displacement है उसका component in the direction of east was 60, in the direction of north was 80. तो component itself is a vector quantity. अच्छा, फिर हम लोग क्या देखें, कोई अगर एक वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में दिया गया है, उसका कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में निकालना है. सपोज ये वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ईस्ट. तो आपको करना क्या है, उसका टेल से उसका हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो प्रोजेक्शन यहाँ पर मिला, उस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन दिस डायरेक्शन. और ये प्रोजेक्शन इज अदरवाइज द शेडो ऑफ दिस वेक्टर. देखो हेड का शेडो यहाँ पर है, टेल का शेडो यहाँ पर है. क्या ये कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट है? हाँ है. तो हम कहेंगे दिस इज द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. हेड का शेडो यहाँ पर है, टेल का शेडो यहाँ पर है, दिस इज द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ. मतलब कंपोनेंट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन तो हम लोग समझ गए. ग्राफिकली कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट अगर किसी डायरेक्शन में निकालना है तो उस वेक्टर का हेड और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस डायरेक्शन के ऊपर. जो प्रोजेक्शन मिलेगा, जो शेडो मिलेगा, उसको कहेंगे कंपोनेंट वेक्टर ऑफ द मेन वेक्टर. क्या बात समझ में आया? समझते समझते थोड़ा डिस्कवर करने की कोशिश करो. क्या ऐसा कोई आप एक फिगर बना सकते हो जिसमें कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा? कैन यू गेट ए केस? ये वाला लेंथ से ज्यादा होगा. ये वेक्टर कैसे रखेंगे कि कंपोनेंट इससे ज्यादा होगा? हो सकता है क्या? कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता. योर पार्ट ऑफ योर बॉडी कैन नॉट बी बिगर देन योर बॉडी. कंपोनेंट मीन्स पार्ट. तो ये पार्ट ऑफ द वेक्टर कैन नॉट बी बिगर देन द वेक्टर. एट मोस्ट इक्वल हो सकता है. इक्वल कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है. अगर हम कहेंगे कि एक वेक्टर है और इस वेक्टर का कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में निकालेंगे तो हेड और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये भी तो उसी के बराबर हो गया, है कि नहीं? तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन बी एट मोस्ट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. और क्या देखें हम लोग? हम देखें कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होता है. ये सारी चीज हम लोग देख लिए. तो ग्राफिकली किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हमें आता है. अब चलो न्यूमेरिकली निकालने की कोशिश करते हैं. हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन एनी डायरेक्शन. ये जो कंपोनेंट वर्ड को मैं बार बार बोल रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो इसलिए है क्योंकि आगे चल के मैकेनिक्स के हर एक न्यूमेरिकल में ये जरूरत होगा. इसी को बच्चे स्किप कर जाते हैं तो बाद में बड़े कन्फ्यूजन में पड़ते हैं. दे फील मैकेनिक्स टफ. जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल. सोचो आप इतने पढ़े लिखे बच्चे हो, आपके दिमाग से मैं 2 से 9 तक का टेबल को मिटा दूंगा किसी तरह से लेजर ऑपरेशन करके. फिर क्या होगा? एवरीथिंग विल कोलैप्स. सिर्फ मैं 2 से 9 तक का टेबल जो मेमोरी में है उसको डैमेज कर दूंगा. कुछ कर पाओगे उसके बाद? पूरा सब कहानी खत्म. यू आर ए बिग जीरो. मतलब ये बेसिक्स है. तो ये जो कंपोनेंट वाला चीज है ये मैकेनिक्स में बेसिक्स है. हम लोग इसके ऊपर ढेर सारी चीजें देखें. अब आगे बढ़ेंगे. अभी सपोज हम समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास मान लो कि ऐसा कोई एक वेक्टर है. अब कोई पूछा ये जो वेक्टर है ये वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए. आप बोलोगे कौन सा डायरेक्शन में? किसी डायरेक्शन में तो कंपोनेंट चाहिए होता है. चलो मानते हैं कि ये वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए मुझे कुछ इस डायरेक्शन में. आई वांट टू नो द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन दिस डायरेक्शन. आई वांट टू नो द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी. तो हमें जो मालूम है ऐसे करेंगे. हमें क्या मालूम है कि सपोज हम कहेंगे कि वेक्टर एफ का कंपोनेंट पता करना है इन द डायरेक्शन ए बी. तो हमें क्या करना है? हेड और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. चलो ड्रॉ करते हैं. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया नहीं? अच्छा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. और ये जो कंपोनेंट मिला ये जो कंपोनेंट है
वो उसका हेड कहाँ रहेगा बताओ तो, हेड यहाँ रहेगा, तो ये हो गया आपका कंपोनेंट वेक्टर। क्या बात क्लियर है ना? चलो ये हो गया सी डी। ये सब हम पहले भी कर चुके हैं बट अभी न्यूमेरिकली करना चाहते हैं सी डी। तो हम क्या कहेंगे हियर सी डी क्या है, इट इज कंपोनेंट वेक्टर ऑफ एफ along ए बी। हाँ सर इसमें कोई दो राय नहीं है, हमको समझ में आता है। अच्छा ठीक है, अभी अगर मैं कहता हूं कि ये जो है जो वेक्टर है कौन, ये हमारा वेक्टर एफ, सपोज ये इस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल कर रहा है, किस डायरेक्शन के साथ, ए बी के साथ। लेट थीटा एंगल बिटवीन एफ एंड द डायरेक्शन ए बी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चाहिए, तो इसको ऐसे लिखते हैं ए बी के डायरेक्शन में, ए बी के डायरेक्शन में चाहिए, है ना। तो थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन एफ एंड ए बी। हमें क्या चाहिए, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट मतलब लेंथ ऑफ सी डी, हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट मतलब सी डी का लेंथ, ये है कि नहीं, सी डी का लेंथ चाहिए। चलिए कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर अगर मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने के लिए ऐसा एक लाइन, तो मैं कहूँगा कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ है, ये दोनों बराबर है। हमें ये चाहिए था, हम ये निकाल देंगे तो काम बन जाएगा। और अगर ये एंगल थीटा लिया गया है तो ये एंगल भी तो थीटा है, और ये जो है इसको हम कह सकते हैं बेस, और इसको कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्रायंगल। तो कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सी डी क्या हो गया, इस सेम एज बेस बी की बराबर है कि नहीं। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि जो b बाई एच होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। सो क्या b के जगह h कॉस थीटा लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। बट व्हाट इज h, लेंथ ऑफ दिस लाइन। What does the length represent? Magnitude of the vector, है कि नहीं। So it comes out to be magnitude of f cos theta। देखो फॉर्मूला बन गया, किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई करो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को cos थीटा के साथ, खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। Component of a vector in any direction is given by the product of magnitude of the vector and the cosine of the angle it is making with that direction। क्या बात समझ में आया, है ना। तो वही चीज को लिखना है। क्या आप लोग इसको लिख दिए, हाँ खत्म करिए खत्म करिए। तो पता चला, क्या पता चला इसमें कि कंपोनेंट ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, सीधे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन is given by product of magnitude of vector and cosine of component of magnitude of a vector in any direction is given by the product of is given by product of magnitude of vector and cosine of
कोसाइन मतलब cos थीटा, हाँ, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डायरेक्शन। जो प्रेस्क्राइब्ड डायरेक्शन है, इधर क्लियर। अगर हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक वेक्टर ऐसा है और पूछा गया कि बताओ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, कौन से डायरेक्शन में, पूछा है कि बताइए व्हाट इज द कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। सपोज हम कहेंगे ये डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। सपोज ये एंगल दिया है समथिंग लाइक 30 डिग्री और ये दिया है अनदर 30 डिग्री और ये दिया है 45 डिग्री। अगर ये वेक्टर f है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा f cos 30, इस डायरेक्शन में हो जाएगा f cos 60, बहुत बढ़िया, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा f cos, किसी भी डायरेक्शन में चाहिए कोसाइन ऑफ द एंगल मल्टीप्लाई कर दो। कितना आसान हो गया, नहीं? दूसरा हुआ ये तो हमें समझ में आया। दूसरा हुआ कि अगर हमारे पास ऐसा है y एक्सिस और सपोज ये है x एक्सिस और सपोज ये है कोई वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है सपोज ये यहाँ पर थीटा एंगल कर रहा है, ये थीटा एंगल कर रहा है वेक्टर f, ये y एक्सिस है, तो आप कहोगे x कंपोनेंट, व्हाट इज x कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ f along x एक्सिस, है ना? कितना होगा, व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विथ x एक्सिस, थीटा, सो यू विल से इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ f cos थीटा। y कंपोनेंट क्या एंगल कर रहा है y एक्सिस के साथ, 90 माइनस थीटा, यू आर सिम, हाँ, तो आपको इट इज f cos 90 माइनस थीटा। क्या आप लोगों को याद है मैं बताया था f cos 90 माइनस थीटा इज, समझ में आ रहा है? तो कोई वेक्टर से दिया तो इसका x कंपोनेंट कितना हुआ, y कंपोनेंट कितना हुआ, हमें पता चल गया। लिख लीजिए, सो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में इजी तो है। चलिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं कैसे आप लोग करते हो। अच्छा, चलिए पहला क्वेश्चन, ए कार moves meter towards 30 degree east of north. What is the component of its displacement?
in direction of east. द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट इसका डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट कितना है। क्या आप लोगों को मालूम है फोर्स मास एक्सीलरेशन का रिलेशन मालूम है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन वो मालूम नहीं है, छोटे बच्चे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a vector of magnitude 10 if the magnitude of x component is 8, then what is magnitude of y component? y component का मैग्नीट्यूड क्या है? क्लियर? कोई एक वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, उसका x कंपोनेंट है 8, तो उसका y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? तो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कार मूव्स 200 मीटर टुवर्ड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कार कैसे गया? 200 मीटर टुवर्ड्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या आप लोग बता सकते हो कि ये 30 डिग्री किसके साथ कर रहा होगा, ईस्ट के साथ कि नॉर्थ के साथ? साइड पता किसके साथ करेगा? नॉर्थ के साथ करेगा। ये नॉर्थ के साथ 30 डिग्री करेगा। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये कितना गया है? 200 मीटर गया है, और ये 30 डिग्री नॉर्थ के साथ कर रहा है। पूछा है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट के तरफ कितना गया? ईस्ट के तरफ कितना गया कैसे पता करते हैं? जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द head and tail, and whatever projection you are getting here, the head shadow will be here. This is the component of the vector, है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे इसमें? component of displacement in direction of east is equal to, फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला तो एक ही है, एस कॉस थीटा। किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो, ये एस है, एस कॉस थीटा। एस का वैल्यू कितना है? 200 मीटर, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या लेंगे? व्हाट एंगल इज मेकिंग? 60, cos 60 is 1/2, so it is 100 मीटर। मतलब वो जब इधर को 200 मीटर गया, वो ईस्ट की तरफ 100 मीटर गया है। बात समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन। For a vector of magnitude 10, if the magnitude of x component is 8, then what is magnitude of y component? थोड़ा सोचें। हमारे पास कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10। लेट मी ड्रॉ द वेक्टर फर्स्ट। सपोज दिस इज व्हाट इज माय वेक्टर। ये ऐसा दिया है कि इसका x कंपोनेंट कितना है? द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज समथिंग लाइक, x कंपोनेंट कितना दिया है? तो ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर यहाँ से और यहाँ से। दिया है कि x कंपोनेंट इज 8। ओहो, तो पूछा बताओ y कंपोनेंट कितना होगा? मतलब ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑनटू y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कितना होगा? से इट इज y। क्या दिया है? ये वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10। तो क्या आप y निकाल सकते हो इस फिगर से? देखो तो। हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते? ये हो गया 8 और ये हो गया y। तो आप क्या कहोगे
हियर 8 का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर y इज। क्या बात समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए वॉल, हियर इज ए मैन हु इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस से 50 meter from the wall. The man runs with some speed, say it is something like 12 meter per second at an angle 60 degree. अब ये आदमी जो दौड़ेगा यहाँ से, यू आर सीइंग द टॉप व्यू। क्या देख रहे हो आप? टॉप व्यू देख रहे हो। टॉप व्यू से आप देख रहे हो कि एक वाल है, ऐसे ऊपर से देख रहे हो एक वाल है और एक आदमी ऐसे भाग रहा है। कितने दूर से? 50 मीटर दूरी पे। और आपको मालूम है कि दौड़ के जाएगा तो कुछ देर बाद टकराएगा। क्वेश्चन है कि आफ्टर व्हाट टाइम, कितना समय के बाद ये वाल को टकराएगा? आफ्टर व्हाट टाइम ही विल स्ट्राइक द वॉल। तो बड़ा आसान है, किसी तरह से अगर हम ये डिस्टेंस निकाल देंगे, है ना, और डिस्टेंस पे स्पीड हो गया टाइम, है कि नहीं? करेंगे क्वेश्चन, फिर मैं कंपोनेंट का सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ये टॉप व्यू से आप देख रहे हो कि क्वेश्चन है, ये मैन है, आफ्टर व्हाट टाइम द मैन स्ट्राइक्स द वॉल। हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक हमारा कन्वेंशनल तरीका जिसको हम बच्चों वाली तरीका बोलते हैं, फिर अपना स्मार्ट वाला मेथड यूजिंग कंपोनेंट्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए हम इसको नाम देते हैं एम, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए। ये क्या है? ये है वाल। आपको समझ में आ रहा है कि ये यू आर सीइंग फ्रॉम द टॉप व्यू, मतलब कैसा है? इट इज नॉट गोइंग इनटू एयर, ये ग्राउंड पे दौड़ रहा है। कौन? ये आदमी। समझ में आ रहा है ना? आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो कि वाल है। वाल कैसे दिखेगा? ऊपर से डंडा जैसे दिखेगा, ऊपर से देख रहे हो तो। और ये आदमी इधर से भाग के ऐसे जा रहा है, ये वाल है और आदमी ऐसे भाग के ऐसे जा रहा है। सब क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आदमी कैसे जा रहा था ऐसे, नहीं? अच्छा, अब अगर ये पॉइंट एम है, इस पॉइंट को हम एन कहते हैं और चलो इस पॉइंट को पी कहते हैं। फर्स्ट मेथड, इन एम एन पी ट्रायंगल, एम एन पी ट्रायंगल, आपको हो गए व्हाट इज एम एन बाई एम पी। एम एन बाई एम पी इज नथिंग बट बी बाई एच एंड दैट इज नथिंग बट cos 60। समझ में आया क्या? सो दिस इज कमिंग आउट टू बी cos 60 1/2। हमें चाहिए था एम पी, तो एम पी इज इक्वल टू एम एन cos बाई cos 60। cos 60 होता है 1/2, 2 पर गया तो ट्वाइस ऑफ एम एन, जबकि एम एन कितना था? 50, सो इट इज 100 मीटर। तो क्या टाइम लगेगा? ही इज रनिंग विथ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। जाना कितना दूर है? 100 मीटर। क्या टाइम लगेगा? 100/12 t टाइम टू रीच वॉल। आप जानते हो कि द टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस बाय स्पीड। जाना उसको 100 मीटर, क्या स्पीड में? 12 मीटर पर सेकेंड में। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 25/3 सेकेंड। इतनी समय के बाद टकराएगा। पहला मेथड जो आप लोग पहले से करते हो, ये मेथड से मैं कुछ भी नया नहीं बताया। नाउ आई वांट टू इंटरप्रेट द सेम थिंग इन ए डिफरेंट वे। I want to interpret the same thing in a different way. अब ये क्या हुआ कि आदमी कब जाके टकराएगा? हम बात कर रहे हैं सेकेंड मेथड का। कब टकराएगा? जब वाल के पास पहुंचेगा। वाल के पास पहुंचने के लिए उसको वाल की तरफ जाना चाहिए,
मान लो t सेकेंड के बाद वो टकराएगा, तो t सेकेंड में वो यहां से यहां तक गया होगा ना, m to p तक गया होगा। वाल के तरफ कितना गया होगा? वाल के तरफ कितना गया होगा? 50 मीटर, तभी तो पहुंचेगा। गया होगा ऐसे m से p तक। वाल के तरफ कितना गया होगा? 50 मीटर। दैट मीन्स जब वो यहाँ पे पहुंचेगा, द कंपोनेंट ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वॉल और टुवर्ड्स वॉल विल बी 50 मीटर। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? क्या या जाम हो गया, हिलता नहीं है? हाँ, क्योंकि तो एब्सेंट माइंडेड हो गया था ना, शरीर यहाँ था, आत्मा चला गया था। इसको कहते हैं मंजुलिका। अच्छा ठीक, तो होता है कभी कभी। फिर से देखो, जब वो आदमी जाके यहाँ पे पहुंचेगा, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। कितना होगा? mp। तो वहां पे पहुंचने के लिए उसको वाल के तरफ कितना जाना पड़ा? 50 मीटर। मतलब जब वो वाल को टकराएगा, द कंपोनेंट ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाल विल बी 50 मीटर। वही तो बोल रहा हूँ, तो समझ में नहीं आने का क्या है? तेरा नाम बदल दूंगा आज से। क्या है? नहीं, का तो रहेगा, बाकी हटा देंगे। मंजुलिका, मंजुलिका रहता है ना, वो आत्मा भाग जाता है, कभी कभी एक्स्ट्रा आत्मा आता है। देखो तो दिखेंगे, लेट 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 he reaches wall after t seconds. S displacement in t seconds कितना हुआ भाई? अगर जा रहा था 12 मीटर पर सेकेंड में जयप्रकाश, क्या ये 12 into t होगा? हैं? 12 मीटर पर सेकेंड जा रहा है तो t सेकेंड में कितना दूर जाएगा? 12 into t। When he reaches wall, the component of displacement in the direction of the component of displacement in or towards wall is equal to 50 meter. Therefore, component of displacement मतलब s cos theta is 50 meter. s क्या था? निकाल चुके हैं, 12 into t। थीटा क्या है? 60, that is equal to 50 मीटर। क्या यहाँ से t का वैल्यू मिला? Is it coming 25 by the cos 60 का वैल्यू 1/2 है। 1/2 है तो 12/2 हो गया 60। 60 is equal to 50, t is equal to 25/3 सेकंड। समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट, ये s cos थीटा इक्वल 50 कैसे हुआ? समझ में आया? तो s क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये s डिस्प्लेसमेंट इन t सेकंड। मान लो कि वो t सेकंड में पहुंचा तो कितना दूर गया होगा? 12 into t, स्पीड था 12, तो s का वैल्यू क्या हो गया? 12 into t। s के जगह लिखे 12t। इज दैट क्लियर? और cos 60, एंगल ये 60 डिग्री दिया है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्या थोड़ा स्लो होना चाहिए? हाँ स्लो। अच्छा, अभी समझ में आया सबको? चलिए थोड़ा और स्लो के बताते हैं। तीसरा मेथड, सेम चीज को हम बार बार इंटरप्रेट कर रहे हैं। सेम चीज को मैं बार बार इंटरप्रेट कर रहा हूं दूसरे लैंग्वेजेस में। थर्ड मेथड, ताकि आपको समझ में तो आए। अब वो आदमी कितनी समय के बाद वाल को टकराएगा? वो कितने समय के बाद वाल को टकराएगा? जब वो वाल के तरफ 50 मीटर जाएगा। जब वो वाल के तरफ 50 मीटर जाएगा तब वो वाल को टकराएगा। अब देखना है कि वाल के तरफ क्या स्पीड में जा रहा है ना? He will strike wall when he goes 50 meter towards wall. His velocity
टूवर्ड्स वॉल। अब वेलोसिटी टूवर्ड्स वॉल कहाँ है? वो तो इधर जा रहा था। हाँ, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इधर जाते जाते वो वॉल की तरफ क्या वेलोसिटी में जा रहा था? इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है कि नहीं? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टूवर्ड्स वॉल, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v, जो इसका v है, इसका कंपोनेंट इधर को कितना है? इधर जा रहा है 12 में, इधर को कितने जोर से जा रहा है? इधर को कितने जोर से जा रहा है? कंपोनेंट ऑफ v cos 60। क्या बात समझ में आ रहा है? सेम चीजों को मैं अलग अलग लैंग्वेज में कर रहा हूँ। इट इज v cos 60 is 12, cos 60 is 1/2 is 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये आदमी इधर तो जा रहा है, लेकिन इधर को जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में, और इधर को 50 मीटर जाने के बाद टकराएगा, तो कितना समय लगेगा? 50/6। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हम लोग रिवर क्रॉसिंग न्यूमेरिकल करेंगे, बाद में देखोगे कोई आदमी रिवर क्रॉस कर रहा है, कितने समय लगेगा उसको पार करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या देखें हम लोग? हम देखें टाइम टू स्ट्राइक वॉल is equal to distance to be moved, distance to be moved towards wall, distance to be moved towards wall। थोड़ा सा जगह बनाते हैं। yes, time to strike wall is equal to distance to be moved towards wall towards wall divided by speed towards wall। इधर को क्या स्पीड में जा रहा था? कितना दूर जाने से टकराएगा, और इधर को क्या स्पीड में जा रहा था? इधर को 50 मीटर जाने से टकराएगा, और इधर को जा रहा था 12 cos 60 6 मीटर पर सेकेंड में। बात समझ में आ रहा है? सो डिस्टेंस टू बी मूव टुवर्ड्स वॉल बाय स्पीड टुवर्ड्स वॉल। थोड़ा इसको मैं जगह बनाता हूँ, थोड़ा एक लाइन जगह हो जाएगा मेरा। divided by speed towards wall। इसको ऐसे लिख सकते हैं, by speed towards wall। समझ में आया? कितना दूर जाना था उसको? इसकी तरफ 50 मीटर। क्या स्पीड में गया वो वॉल की तरफ? 12 cos 60 6 मीटर पर सेकेंड। तो आ गया 25/3। इज इट कमिंग आउट टू बी 25/3? ये देखो, मतलब सेम चीज को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट हम लोग कैसे इंटरप्रेट करने? आंसर तो वही है, करने के लिए कैलकुलेशन भी वही है। पहले में देखें इधर कितना दूर जाना पड़ेगा, स्पीड क्या है। दूसरा हुआ इधर जब जाए, ये जो जाएगा उसका कंपोनेंट डिस्टेंस में क्या होगा? 50 होगा, वहां से निकाल दिए। तीसरा देखें कि इधर को वॉल के टकराने के लिए इधर को कितना जाना पड़ेगा, इधर को स्पीड कितना है, इधर का डिस्टेंस भाई इधर का स्पीड, गिव्स यू द टाइम टू रीच द वॉल। क्या बात समझ में आया था? ठीक है, जब हम लोग स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटेड चीजें करेंगे इसमें और भी डिटेल्स में जाएंगे। ठीक, आज हम लोग और एक चीजें देखेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का कंसेप्ट देखेंगे। जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना होता है, हमारे ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है ना। जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो पहला रिस्ट्रिक्शन हुआ कि दे मस्ट बी ऑफ सेम यूनिट। कैन यू ऐड 5 मीटर विथ 10 kg? नो, उनका यूनिट बराबर होना जरूरी है।
ये पहला रेस्ट्रिक्शन, बताए ना बताए सबको मालूम है। दूसरा रेस्ट्रिक्शन हुआ या तो दोनों को वेक्टर होना है या फिर दोनों को स्केलर होना है। यू कैन नॉट एड ए वेक्टर विथ ए स्केलर, क्योंकि ऐसे भी हो सकते हैं कि देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर हैविंग सेम यूनिट बट वन ऑफ देम इज वेक्टर अदर इज स्केलर, लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड लेंथ। डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर, लेंथ is in meter, but one is scalar, other is vector. Speed and velocity, both are in meter per second, but one is vector, one is scalar. You cannot add a vector to a scalar, nor a scalar to a vector. तो आपको जोड़ना है तो स्केलर के साथ स्केलर जोड़ पाओगे अगर दोनों सेम यूनिट के होंगे, वेक्टर के साथ वेक्टर जोड़ पाओगे अगर वो दोनों सेम यूनिट के होंगे। तो जब वेक्टर एडिशन की बात करें, हम बात कर रहे हैं समेशन ऑफ टू वेक्टर्स का ऑफ सेम यूनिट। ठीक है, दो वेक्टर है, हम ये बोलेंगे फोर्स है, वेलोसिटी है, जोड़ दिए, एक न्यूटन है, मीटर पर सेकंड, यू कैन नॉट ऐड। फोर्स को फोर्स के साथ जोड़ सकते हैं और वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे कैसे? हमें जोड़ना आता है क्या? नहीं आता? आता है। फोर्स वेक्टर है, चलो देखो मैं पहले प्रूव करता हूँ कि तुम लोगों को आता है, फिर जो आता है उसी से लेके करेंगे। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा गया है, थिंक ऑफ इट, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा गया है और इस ब्लॉक को हम दो फोर्स लगा के पुश करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट इज द ब्लॉक। ये ब्लॉक को हम पुश करना चाहते हैं विथ हेल्प ऑफ टू फोर्सेस। चलो मानते हैं ये एक फोर्स हुआ ऐसा, और ये एक दूसरा फोर्स हुआ ऐसा। चलो मानते हैं कि ये फोर्स है 6 न्यूटन का, नाम है F1, ये फोर्स है F2 जो कि 10 न्यूटन का है। दो फोर्स आ रहे हैं, कोई पूछेगा नेट फोर्स कितना है, व्हाट इज द टोटल फोर्स। पहले टोटल फोर्स का मतलब क्या है? सारे फोर्स को जोड़ने से कितना होगा, मतलब यू वांट टू फाइंड आउट सम ऑफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2, है कि नहीं? तो अगर हमें कोई पूछा कि व्हाट इज द नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स, क्या है मतलब जो सारे फोर्सेस आ रहे हैं सारे को जोड़ दोगे तो क्या होगा? नहीं, F1 प्लस F2 क्या होगा हम जानना चाहते हैं। आपको मालूम है ये दोनों फोर्स मिलने से जो फोर्स बनेगा, दोनों मिलके वो भी एक फोर्स होगा, वो भी एक वेक्टर होगा। ये जो क्वांटिटी है ये भी एक वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है इसका भी एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा, है कि नहीं? क्या बता सकते हो अगर दो फोर्स आ रहे हैं 6 और 10 का, जो नेट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 16 न्यूटन। किधर को होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, अपवर्ड डाउनवर्ड? टुवर्ड्स राइट। हाँ, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो दिखने में कुछ इस किस्म का होगा। हाँ, कितना है? 14 न्यूटन का होगा, नहीं 16 न्यूटन का होगा। तो हमें तो नेट फोर्स निकालना आता है नहीं? साथ साथ चलो और एक चीज डिस्कवर करते हैं। सपोज आई चेंज द केस। मैं अब क्या करता हूँ, सब कुछ वही था लेकिन मैं थोड़ा केस बदल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स था इसको यहाँ से उठा के ले आता हूँ, ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। अब मैं ये फोर्स को लेके यहाँ पर लगाया, जगह नहीं है, चलो ठीक है लगा दूँगी। अब मैं इसके ऊपर F2 फोर्स को उधर से लगाया हूँ और ये फोर्स यहाँ पे लग गया। अभी पूछा है कि बताओ कि व्हाट इज द नेट फोर्स। अब फिर से मुझे निकालना है। F1 तो निकाल चुके थे, पहला केस में निकाल चुके थे, अब दूसरा केस में नेट फोर्स क्या होगा, वी वांट टू फाइंड आउट। देखा, इसको समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हो गया 6 न्यूटन था। आई रिपीट द सेम केस, ये था F2 कितना था? F2 था 10 न्यूटन वाला। अब इस केस में पहला मिसकंसेप्शन क्या होता है, हमें अगर कोई पूछेगा नेट फोर्स क्या है, हम तुरंत क्या बोलते हैं? इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो 10 माइनस 6। अगर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ F1 एंड F2 बताओ व्हाट इज द नेट फोर्स, तो तुरंत कोई बोलेगा कि F2 माइनस F1। नो, नेट फोर्स का मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग। तो F net इज ऑलवेज F1 प्लस F2। समझ में आ रहा है? ध्यान रखेगी कि यहाँ पर F net इज F1 प्लस F2। साथ साथ यहाँ पर एडिशनली हमें क्या दिखा था कि जो F net है इसका मैग्नीट्यूड क्या था? इट वाज मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F2
था कि नहीं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे। साथ साथ हमें यह भी दिखा था कि थीटा एंगल बिटवीन F1 एंड F2 क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो 0। ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली सेम वे थिंक हियर, टू फोर्सेस आर एक्टिंग लाइक दिस, और आपको पूछा गया व्हाट इज द नेट फोर्स, तो आप क्या कहोगे? F1 + F2 नेट फोर्स का मतलब सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। आप बोलोगे सर अपोजिट है, माइनस होना चाहिए। अरे तुम लोग को सिर्फ या तो सीधा डायरेक्शन या फिर अपोजिट दिखता है। हो सकता है एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है, एक नीचे की तरफ है, तो फिर क्या अपोजिट क्या सीधा? फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये ब्लॉक को, एक टेबल को अगर दो आदमी ढकेलेंगे, मैं इधर से ढकेलूंगा, तुम उधर से ढकेलोगे, तो क्या कहोगे? प्लस और माइनस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज गोइंग टू गिव यू द नेट फोर्स। तो F1 + F2, क्या इस केस में आपको ये फोर्स दिखेगा अभी? हाँ दिखेगा। बताओ अभी नेट फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये इधर को 6 है, इधर को 10 है, मैग्नीट्यूड कितना होगा? इधर को कोई 6 न्यूटन में ढकेल रहा है, इधर को कोई 10 न्यूटन में ढकेल रहा है, 4 न्यूटन होगा। अभी क्या मुंह बंद करके क्या देख रहे हो? अगर इधर से कोई 10 न्यूटन से ढकेल रहा है, इधर से कोई 6 न्यूटन से ढकेल रहा है, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। किधर को चलेगा? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट के चलेगा। क्या फोर्स होगा उसके ऊपर? टोटल फोर्स क्या होगा? 4 न्यूटन होगा। तो हम कहेंगे टोटल फोर्स होगा 4 न्यूटन, वो भी इधर को होगा ऐसे, तो जो नेट फोर्स है वो होगा 4 न्यूटन। हाँ, निकालेंगे कैसे नेट फोर्स को? जैसे यहाँ पर नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिए थे, दोनों का मैग्नीट्यूड को जोड़ दिए थे। यहाँ पर नेट फोर्स निकालने के लिए क्या दोनों को मैग्नीट्यूड को जोड़ देंगे? नहीं। क्या हो जाएगा? इट इज F2 - F1 बाय मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर जो फोर्स के बीच में थीटा था, ये जो थीटा था क्या था? एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ये क्या होगा बताओ तो? व्हाट इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 हियर? 180 डिग्री, बिकॉज दे आर एक्टिंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस। क्या बात आपको दिख रहा है? यहाँ पे F1 उधर को है, F2 इधर को है, तो ये हो गया 180 डिग्री। इतने सारा चीज डिस्कस करने के बाद पहला कंफ्यूजन दिमाग में आया। कोई अगर आपको पूछेगा कि बताओ एक ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर 2 फोर्स आ रहा है, 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, बताओ उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना हुआ? पहले तो 16 बोल देते थे, अब बोल सकते हो क्या? वो तो डिपेंड करता है कि कैसे दे रहा है, सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब वेक्टर को जोड़ने के लिए 10 + 6 हरदम नहीं कर सकते। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ द फोर्सेस आर बीइंग अप्लाइड ऑन द बॉडी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? व्हेन द एंगल इज 0 यू से इट इज 16 न्यूटन, व्हेन द एंगल इज 180 वैल्यू इज कितना? 4 न्यूटन। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 0 या 180 होगा, 60 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है। कोई ऐसे ढकेल रहा है, कोई ऐसे ढकेल रहा है, दो आदमी ढकेल रहे, तो नेट फोर्स निकालना है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो हमें वेक्टर जोड़ना आता है, लेकिन लिमिटेड केसेस में। कब? तब जब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज इधर 0 और 180। तो दूसरा हो गया तो हमें आता नहीं है। वो भी 0 और 180 होने से वैल्यू अलग अलग होते हैं, वो भी अभी डिस्कवर किए। पहले तो एक बॉडी के ऊपर 2 फोर्स आ रहा है, 10 न्यूटन 6 न्यूटन, नेट फोर्स कितना हुआ? 16 न्यूटन। आंख बंद करके करते थे, टेकिंग ग्रांटेड कि सारे एक डायरेक्शन में हो रहे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हमें एडिशन आता है कब? जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 या 180। दूसरा है, हम देखें कि हम जब 2 वेक्टर को जोड़ रहे हैं, उनको सम करेंगे तो उनका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो कितना होगा? वो सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उनके बीच में जो एंगल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंगल 0 हो गया तो दोनों मैग्नीट्यूड को जोड़ दो, 180 हो गया तो एक से दूसरे को फोड़ दो, है कि नहीं? अब अगर 60 डिग्री हुआ तो क्या करेंगे? मतलब सम ऑफ 2 वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, जो मैग्नीट्यूड है, वो नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन देम। ये चीज भी समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज को देखेंगे, जो चीज हम देखे उसको 1-1 करके लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, पहले हम देखेंगे कि व्हाट वी एग्जैक्टली मीन बाय एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर के बीच में एंगल क्या है समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स is the angle swept
while moving from head direction of one vector to the head direction of सेकेंड वेक्टर। एक वेक्टर का हेड डायरेक्शन से दूसरे वेक्टर की हेड डायरेक्शन में जाओ तो जो एंगल शिफ्ट करेगा उसको हम कहेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बड़ा गंदा सा डेफिनेशन है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट करता है। सपोजिंग हमारे पास कोई वेक्टर है ए, ये हो गया कोई एक दूसरा वेक्टर बी, तो ये हो गया ए, चलो मानते हैं ये बी है और दिया है कि ये 60 डिग्री। तो आप क्या कहोगे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? 60। तो सबको आता है, फिर इतना लंबा डेफिनेशन की क्या जरूरत है? बड़ा जरूरत है, बड़ा कंफ्यूजन करता है आगे चल के। ठीक है, पहले समझ लो, आप जिसको 60 डिग्री बोल रहे हो मैं भी बोल रहा हूँ 60 डिग्री, लेकिन डेफिनेशन को देखो। डेफिनेशन कहता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द एंगल स्वेप्ट व्हाइल मूविंग फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर। कोई पहला वेक्टर का हेड का डायरेक्शन ऐसा है, दूसरा वेक्टर का हेड डायरेक्शन इधर को है, हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। अगर ए से किसी एक वेक्टर का हेड डायरेक्शन से दूसरे के हेड डायरेक्शन में जाएंगे, कितना एंगल घूमना पड़ेगा? 60। तो आप कहोगे थीटा इज 60 डिग्री। हाँ सर, जो चीज इतना आसानी से दिख रहा है उसको टेढ़ा बड़ा इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जरूरत पड़ेगा आगे आगे। तो दिख रहा है 60 डिग्री, तो इतना डिफाइन करने की क्या जरूरत है ना? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, मैं आपको दूसरा चांस देता हूँ अभी सोचने की। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए से, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है ए से, और सपोज ये एंगल दिया है, सपोज समथिंग लाइक दिया है, अरे क्या ऐसे दिया, और सपोज दिया है कि एंगल है 45 डिग्री। आपको पता करना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो पहला वेक्टर का हेड डायरेक्शन कुछ इधर को था, दूसरा वेक्टर का हेड डायरेक्शन कुछ इधर को था, लाइन से हट गया थोड़ा, ये दूसरा वेक्टर का हेड डायरेक्शन है। एक वेक्टर की हेड डायरेक्शन से दूसरी वेक्टर की हेड डायरेक्शन में जाओ तो कितना एंगल घूमना पड़ेगा? 45। तो आप कहोगे थीटा 45। हाँ सर, ये भी तो समझ में आता था, चलो ठीक है। तीसरा, सपोज आई गो फॉर ए केस, आई सी ए वेक्टर लाइक दिस। ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। सपोज आई से दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री। नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। सोचो और बताओ, सोचो और बताओ। अब देखो, पहले ए का हेड डायरेक्शन पता करते हैं। ए का हेड डायरेक्शन ऐसा है, बी का हेड डायरेक्शन ऐसा है। हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर, मतलब यहां से यहां तक ये एंगल पता करना है 150। तो इस केस में थीटा को अगर 30 लिख दोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी 150 डिग्री हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन। समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? फटाक से आंसर बताना। अगर मैं कहूं कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल इज मोर देन 90 और लेस देन 90। हाँ, खाली देन 90, आगे वाला हम बताएंगे। अरे कौन सा एंगल को दिखना है? हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन। और वो जो थीटा है उसकी फॉर्मूला में जरूरत में लगेगा, सम निकालेंगे। अगर ये ए है ये बी है तो जो नेट फोर्स होगा उसका जो फॉर्मूला आएगा विल बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन देम। वही पहचानने में गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला चीज हम देखें कि व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और क्या देखें? और हम देखें ये कि सम को अदरवाइज क्या कहते हैं मालूम है? रिजल्टेंट। ठीक है, याद रखना, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर। दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा, है कि नहीं? ऑब्वियस है, दो फोर्स को जोड़ेंगे तो एक फोर्स मिलेगा। सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर।
तीसरा क्या हुआ, सम ऑफ, सम मतलब समझ में आ रहा है ना, रिजल्टेंट, सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ, डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन, क्योंकि बचपन से हमें लग रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड को जोड़ दो तो हो जाएगा, नॉट ओनली ऑन दी their magnitudes but also on the angle between them। मतलब ये दोनों वेक्टर का सम जो है वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब हुआ एफ नेट डिपेंड्स ऑन, एफ नेट क्या है, एफ नेट इज F1 प्लस F2। तो एफ नेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, इट इज डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ F1, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 एंड एंगल बिटवीन, एंगल थीटा, कौन सा एंगल, थीटा बिटवीन F1 एंड F2। समझ में आया क्या, सम ऑफ टू वेक्टर्स not only depends upon their magnitudes, also depends on the angle between them। क्या बात समझ में आया? यहाँ पर डेफिनेशन आ जाता है वेक्टर का। तो हम वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज ए वेक्टर, ये गलत है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है का मतलब नहीं है किसी का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो वेक्टर होगा। गाय का 4 टांग है, सही है, जिसका भी 4 टांग है वो गाय है, गलत है नहीं, गधा भी तो हो सकता है। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है बोलना काफ़ी नहीं है, हाँ काफ़ी है, लेकिन जिसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसको वेक्टर बोलना गलत है। तो वेक्टर किसको कहेंगे, डेफिनेशन कहेंगे वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। जो वेक्टर एडिशन की रूल को ओबे करते हैं उनको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे, the physical quantities which obey rules of vector addition are called वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? सपोज कोई आदमी अपनी घर से निकला, ऐसे गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट उसका दिया गया है, ये हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट। अब ये इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, कॉल द डिस्प्लेसमेंट S1। फिर वो क्या क्या यहाँ से फिर गया वो ऐसे, यहाँ पर आके पहुंचा, कुछ दूसरा डिस्प्लेसमेंट गया ऐसे। अब ये दो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, लेकिन हम तो ये बोल चुके हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना काफ़ी नहीं है वेक्टर बनने के लिए, दे मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, अब ये आदमी पहले गया S1 फिर गया S2, अब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब S1 प्लस S2 कितना हुआ, शुरू कहाँ से किया था वो तो शुरू किया था कुछ यहाँ से और पहुंचा यहाँ पे, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग? ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या है, इट इज S1 प्लस S2, है कि नहीं? तो हम देख रहे हैं कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो S1 का मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। ये अगर ज़्यादा लंबा होगा तो ये भी लंबा होगा, छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा।
इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है और दोनों के एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ये ऐसे होने की बजाय ये ऐसे होने की बजाय ऐसे होता तो और ज़्यादा लंबा होता। तो ये मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। खुद का भी अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हुआ कि स्केलर क्वांटिटी हुआ? वेक्टर क्वांटिटी हुआ। इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबेइंग रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? सम ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एज वेल एज द एंगल बिटवीन देम। क्या बात समझ में आया? तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। ठीक है। अगर हम कहेंगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक वायर है और इस वायर में क्या है, कुछ करंट आ रहा है। दिस इज सम वायर करंट। इधर से भी कुछ करंट आ रहा है। अब ये दोनों करंट मिलके इधर से जा रहे हैं। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर I1 करंट आ रहा है, यहाँ पर I2 करंट आ रहा है और यहाँ पर जो करंट जा रहा है दोनों मिलके जा रहे हैं। इसको हम I नेट कहेंगे जो कि I1 प्लस I2 है और समझ में आता है कि इधर ही जाएगा। तो ये करंट जो है उसका भी एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन है। सपोज हम कहेंगे इधर से 5 एम्पियर करंट आ रहा है और इधर से 8 एम्पियर करंट आ रहा है। तो क्या बता सकते हो यहाँ पर नेट करंट कितना होगा? 5 8 मिलके आया 13 एम्पियर। हाँ, जो नेट करंट है इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल करेंट्स। लेकिन उतना काफी नहीं, उनके बीच में एंगल के ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है और ये दोनों वायर को पकड़ के मैं एंगल को कम ज्यादा करूंगा तो क्या ये करंट अफेक्टेड होगा? नहीं होगा। बट मीन सम ऑफ टू करेंट्स depends on the magnitude of individual currents, but it is independent of the angle between them. Therefore, though current looks like a vector, it has got magnitude as well as direction. It is not a vector quantity. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? पर डिस्प्लेसमेंट वाज वेक्टर क्वांटिटी। अब थीटा को कम ज्यादा करोगे तो करंट बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो आप कहोगे करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या बात समझ में आया? तो आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर करंट और करंट इज स्केलर। क्या बात समझ में आया? लिख लिया आप लोग इसको? नहीं लिखो। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। हो गया? चलिए आगे। अब सम ऑफ टू वेक्टर्स निकालने वाली अगला पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 अभी हम देखें कि अभी जब हम दो डिस्प्लेसमेंट को जोड़ रहे थे तो ये हमें मालूम है ये पहला डिस्प्लेसमेंट है, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट। अगर दो डिस्प्लेसमेंट को जोड़ना है ग्राफिकली तो पहले दोनों को ड्रॉ करो, फिर ऐसे ड्रॉ करो तो रिजल्टेंट मिल जाता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट को जोड़ने का तरीका, फोर्स को जोड़ने का तरीका, वेलोसिटी को जोड़ने का तरीका सब बराबर। ठीक है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा लॉ लिखेंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। क्या कहता है ये ट्रायंगल लॉ? जैसे न्यूटन्स लॉ को न्यूटन बनाए थे, नहीं?
ट्रायंगल लॉ को ट्रायंगल बनाए थे? नहीं नहीं, ये बनाने में एक ट्रायंगल बन जाता है, इसलिए उसको ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन कहते हैं। वेक्टर एडिशन का रूल्स है ट्रायंगल, ठीक है। क्या कहता है? इफ टू वेक्टर्स taken in order, if two vectors taken in order represent two sides of a triangle, then third side of the triangle taken in reverse order, third side of the triangle taken in reverse order graphically represents the sum or resultant समझ में आया? स्टेटमेंट से कुछ समझ में नहीं आएगा, जब बताएंगे तभी समझ में आएगा, है ना। वो पेन खत्म हो जाएगा तो तुम दूसरा ले सकते हो, दैट इज टेस्टी। तब से खाए जा रही हैं। पता चला किसी पार्टी में गया, उसको पेन परोस दिया गया, खाओ 2-4। बॉफे में रखा था रिनॉल्ड पेन, जॉटर पेन, बॉल पेन, इंक पेन। बुरा तो तब लगता है कि कभी कभार कान में भी डालते हैं ऐसे, फिर उसके बाद मुंह में भी डालते हैं। और तो और किसी दूसरे का मांग के मुंह में डालते हैं जो कि कान में डाला हुआ होता है पहले से। फिर सोच रहे हाँ मैं किसका खाया था, नहीं क्या? अच्छा ठीक। तो ये क्या कह रहा है? स्टेटमेंट है कि अगर आपको दो वेक्टर को जोड़ना है, से दिस इज ए वेक्टर, ये वेक्टर के साथ, ध्यान से देखना, ये वेक्टर के साथ मैं कुछ ये वेक्टर को जोड़ना चाहता हूं, वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी कोई। अब मैं क्या करूं? इफ टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, पहला वेक्टर को लाइए, हाँ लाया ऐसे। फिर स्टेटमेंट को देखो, इफ टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, ये ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब ये है कि इन सीक्वेंस, जैसे आप टॉर्च लाइट में बैटरी डालते हो तो ये हुआ एक बैटरी, फिर दूसरा बैटरी, ऐसा ऐसे डालते हो नहीं डालते हो? एक का हेड, दूसरे का टेल, हेड टेल करके डालते हो ना, देयर इन ऑर्डर। क्या उधर क्या देख रहे हो? उसी को देखे जा रहे, कुछ कान में लगा है नया बाली, तो बार बार देख रहा है उधर। तो ऑर्डर का मतलब क्या है? हेड टेल करके रखना है। अब क्या है कि इसमें आपको बी को ए के साथ ऑर्डर में रखना है। उसके लिए क्या करना है? बी को लाओ, ए के साथ ऑर्डर में रखो, मतलब बी का टेल को ए का हेड पे रखो। नाउ यू सी, इफ ए एंड बी टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में व्हाट दे आर डूइंग, पढ़े आगे। इफ ए एंड बी टेकन इन ऑर्डर रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये किसी एक ट्रायंगल का दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल का? ये वाला ट्रायंगल का दोनों साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल है जिसका दो साइड को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं? तो फिर से स्टेटमेंट में जाए, क्या बोल रहा है? इफ टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल कौन सा हो गया? ये वाला साइड। अगर इसको भी ऑर्डर में लेते तो कैसे लेते? ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऑर्डर में होता तो कैसे होता? नीचे की तरफ होता। थर्ड साइड टेकन इन ऑर्डर, लेकिन क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, उल्टा ऑर्डर में। मतलब ऐसा नहीं, कैसा लेना? लेना इसको ऐसा है। विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं। आर ए प्लस बी निकालना है तो इट विल बी लाइक दिस।
समझ में आ रहा है? वही तो हो रहा था डिस्प्लेसमेंट की केस में, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, इसको लिए डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वेक्टर्स, मे इट बी डिस्प्लेसमेंट, मे इट बी वेलोसिटी, मे इट बी फोर्स और एनीथिंग, मोमेंटम, कुछ भी हो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्म। बुझिएला सही? ओके, तो व्हाट यू सी हियर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ऐसा। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का तरीका आपको दिख गया, ठीक है ना? क्या करना है, पहले दोनों वेक्टर को ऑर्डर में लेना है, फिर जॉइन टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो करना कैसा है, मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, लेट अस स्ट्रिक्टली फॉलो द स्टेप्स, थिंग्स विल बी इजी फॉर यू, है ना? स्टेप्स हुआ क्या? स्टेप 1, टेक वेक्टर्स इन ऑर्डर। स्टेप 2, ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का टेल से हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर को ड्रॉ करो और देखो और बताओ। इतना ही 2 स्टेप नहीं? अगर मैं आपको 2 वेक्टर देता हूं, सपोज मैं कहता हूं कि ये एक वेक्टर है, चलो मानते हैं कि ये वेक्टर है ऐसा, और ये एक दूसरा वेक्टर है, चलो ये एक वेक्टर है और ये मान लेते हैं कि ये कोई एक दूसरा वेक्टर है, एंड आई वांट टू फाइंड आउट सम ऑफ दिस वेक्टर। करना क्या है, टेक द 2 वेक्टर्स इन ऑर्डर। किसको आगे किसको पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये भी करके देख लेंगे, किसको भी आगे किसको भी पीछे ले लो, फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो देखेंगे हम इसको, ये अगर हम पहले ले लिए इस वेक्टर को, क्यों नहीं जा रहा है गधा, ये हुआ पहला वेक्टर, हम क्या कर रहे हैं, सम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेप 1 क्या हुआ, टेक वेक्टर्स इन ऑर्डर, दूसरा वेक्टर को ऑर्डर में ले लो, मतलब इसका टेल उसका हेड पे। तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट। ये क्या है, यही है रिजल्टेंट जो आप निकालना चाहते हैं। रिजल्टेंट मतलब सम ऑफ द 2 वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर को जोड़ो तो क्या बनेगा, यू हैव टू गो फॉर ए वेक्टर लाइक दिस। कहां से शुरू करेंगे, कहां से, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। इसमें से पहला वेक्टर कौन है, वर्टिकल वाला कि इंक्लाइन वाला? पहला वेक्टर कौन है, ये, इसके हेड में इसको रखे ना, ये पहला वेक्टर है। तो कहां से जोड़ेंगे हम, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर यहां से टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर यहां पे। तो यही है, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो यही वेक्टर है आर, जिसका मतलब है ए प्लस बी। समझ में आ रहा है? हाँ, हजम नहीं हो रहा, हो रहा होगा धीरे। डिस्प्लेसमेंट के केस में भी तो ये हो रहा था, कोई आदमी इतना डिस्प्लेसमेंट गया, फिर इतना डिस्प्लेसमेंट गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना, बात तो ही है। तो उसी तरह से सोचोगे तो जल्दी जल्दी बन जाएगा चीज। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बात समझ में आया? अच्छा, स्टेप भी देख लिए। फिर चलो देखते हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज, कि यहाँ पर आप देखोगे कि सपोज हम कहेंगे ये कोई एक वेक्टर है, अब इस वेक्टर के साथ मुझे जोड़ना है, चलो मानते हैं कि समथिंग लाइक ये वेक्टर को जोड़ना है। अब हम, ये है ए और ये है बी, अब मैं a प्लस बी करना चाहता हूँ, मुझे रिजल्टेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले ले लूँगा a, ठीक है, ये हो गया a, इसको थोड़ा सीधा करेंगे, थोड़ा सीधे से ड्रॉ करते हैं, ये हो गया a, हाँ ये हो गया a। अब a के साथ b को जोड़ना है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले लिया a के साथ b को जोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, b का टेल को लेके कहाँ रखना पड़ेगा, a का
सर पे, ऑर्डर में रखना है ना, V and A आर टू बी टेकन इन ऑर्डर। ए ले लिए, V को लो, कहाँ रखोगे, एट दी हेड ऑफ द टेल ऑफ V शुड बी एट हेड ऑफ ए, ऑर्डर में रखना है, ऑर्डर का मतलब टेल ऑफ V शुड बी एट द हेड ऑफ ए। क्या समझ में आ रहा है? इतना होने के बाद अगर आपको कोई पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द रिजल्टेंट, तो आपको रिजल्टेंट ये है, कहां से, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। क्या बात समझ में आया? ये क्या निकाला मैंने, a प्लस बी और b प्लस ए। पहले किसको लिया, a, ऑर्डर में लिया b, तो a प्लस b किया, है कि नहीं? सो दिस इज व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग इज r दैट द सम ऑफ टू वेक्टर, जिसको रिजल्टेंट कहते हैं, गिवन बाय a प्लस b। अभी अगर मैं b प्लस ए निकालूंगा, लेट मी चेंज द थिंग्स, सपोज दिस इज व्हाट इज b, ये है b और दिस इज व्हाट इज a। तो क्या करना होगा अभी आप बताओ, पहले क्या करना पड़ेगा, किसको लेना पड़ेगा, अरे b प्लस ए करेंगे ना, पहले b लेंगे, तो पहले b लिए, ये हो गया b, है ना। उसके साथ ऑर्डर में क्या लेंगे, a, ऑर्डर में लेने का मतलब क्या होता है, a का हेड को v का टेल पे ये बैठाया, नहीं, इसको थोड़ा नीचे ले आता हूं ताकि दिखेगा, यस। अब मुझे चाहिए क्या कि v प्लस ए निकालने के लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम दी टेल ऑफ v, कहां खत्म होगा, एट दी हेड ऑफ ए। तो यही जो चीज निकला, दिस इज व्हाट इज v प्लस ए। देखो तो ये जो v प्लस ए है और जो a प्लस b है, क्या इनमें कोई अंतर है? नो, दे आर सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है, मतलब a प्लस बी सेम एज b प्लस ए। आर यू गेटिंग? वेक्टर में a प्लस बी, हाँ सर इतना हम पहले से जानते तो थे, लेकिन वेक्टर के लिए नए नए चीजें आ रहे हैं। पहले स्केलर क्वांटिटी में 3 + 5 8 होता था, कोई दूसरा गुंजाइश नहीं था, क्योंकि वो उनके बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि उनका डायरेक्शन नहीं होता था, तो एंगल कहाँ से आएगा? जिसका डायरेक्शन नहीं है उनके बीच में एंगल क्या आएगा, है ना। 5 kg और 3 kg, दो मास के बीच में एंगल क्या है? उनका कोई डायरेक्शन होगा तभी ना हम एंगल दिखेंगे, है कि? तो हम देखें यहाँ पर कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, इसको वेक्टर का कौन सा रूल कहते हैं? वेक्टर एडिशन इज, अरे क्या कहते हैं, अगर a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए हुआ तो यस, b प्लस ए, तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेरा ए भाग गया। समझ में आया? अगर समझ में आया तो मुझे सिर्फ खाली इतना बताओ कि हम लोग जो पहले से जानते थे वो भी सही है कि गलत है? हम लोग को भी एडिशन आता था, नहीं? 10 और 16 होता था, ऐसे होता था, सब कुछ करते थे हम लोग। चलिए अब हम जो जानते थे और अभी हमें जो बताया गया, उन दोनों को थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं कि हम जो जानते थे और हमें जो बताया गया दोनों सही है कि कुछ अलग है। चलिए बात करते हैं इसका कोई एक मोटे वाले का, इसको भगा। अब हमारे पास एक ब्लॉक है ऐसा वाला, ब्लॉक के ऊपर हमने 2 फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया, चलो मानते हैं समथिंग लाइक से 6 न्यूटन, और मैंने एक फोर्स लगाया, चलो मानते हैं कि इट इज कमिंग आउट टू बी 8 न्यूटन, नाम है इसका F2, कितना, 8 न्यूटन। हमें भली भांति मालूम है कि जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, विद समेशन ऑफ द 2 फोर्सेस होता है ना, समेशन ऑफ द 2 फोर्सेस होता है। और हमें ये भी मालूम है कि यहाँ पर दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 0 है, और यहाँ पर मालूम है कि जो नेट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 6 + 8 = 14 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या होगा, 14 न्यूटन इस डायरेक्शन, दिस इज नेट फोर्स। क्या बात समझ में आया? यहाँ तक की चीजें हमें मालूम था।
ये हमें पहले से मालूम था बचपन से। आज हम लोग कुछ नया चीज पढ़े, चलिए उसको लेके यूज करते हैं और देखते हैं। सपोजिंग यूजिंग ट्रायंगल लॉ आई वांट टू सी व्हाट इज द रिजल्टेंट। तो ट्रायंगल लॉ में क्या करना पड़ता है? इफ टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर, चलो पहले को ले लिए, पहला वेक्टर को ले लिए, ये हुआ पहला वेक्टर। अब इस वेक्टर के साथ मुझे जोड़ना है किसको? कोई एक दूसरा वेक्टर को। वो दूसरा वेक्टर कौन है? ये इन दोनों को जोड़ना है। तरीका कहता है जोड़ना चाहते हो तो ठीक है, पहला वेक्टर को आप ले लो, टेक द फर्स्ट वेक्टर एंड टेक द सेकंड वेक्टर इन ऑर्डर विद द फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर को इसके साथ ऑर्डर में ले लो, ये बनेगा। ये सेकंड वेक्टर को इसके साथ ऑर्डर में ले लो, ये था पहला वेक्टर। ये कितना लंबा था? 8 न्यूटन। ये दूसरा वेक्टर ऑर्डर में ले लो, मतलब क्या करना है? इसका टेल को लाके इसकी हेड पे डालना है ना? ये कितना है? 6 न्यूटन। अब जो नेट फोर्स होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर तो ये खत्म कहां? हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। सोचो ये जो नया वेक्टर मिला, ये वेक्टर कौन है? ये वेक्टर है नेट फोर्स। तो इसका लेंथ कितना होगा? अगर ये लेंथ है 8, ये लेंथ है 6, तो ये लेंथ कितना होगा? 14। वही तो हम जो करना चाहते थे, पहले से जानते थे, ये भी तो वही बोल रहा है, दिस एंड दिस आर सेम। मतलब जो हम जानते थे और ट्रायंगल लॉ जो बोल रहा है कोई अंतर नहीं है। तो सर अगर जानते थे फिर ट्रायंगल लॉ करने की क्या जरूरत है? अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। क्योंकि जब दोनों एंगल 0 या 180 आप कर लेते हो, 60 हुआ तो फिर ट्रायंगल लॉ ही मदद करेगा आपका। अरे चलिए ये केस में इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या है? ये एग्जांपल देख लिया हम लोग। एग्जांपल कहेंगे कि नेट फोर्स ऑन दी ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन दी ब्लॉक कितना है? इज कितना? 14 न्यूटन। I want to repeat the same entire case again. Go back to the next case. क्या आप लोग लिख दिए इसको? लिख दिए? चलिए नेक्स्ट में देखना चाहते हैं। मैं सेम केस को रिपीट करना चाहता हूं, बट आई वांट टू गो डिफरेंटली। आई से दिस इज 8 न्यूटन एंड दिस इज 6 न्यूटन, और ये जो 6 न्यूटन है इसको थोड़ा मैं इधर ले आता हूँ और इसको यहाँ पे लगाता हूँ। जो हम पहले से जानते थे वही कर रहे हैं, कुछ नया चीज नहीं कर रहे। ये हो गया। यस, ये क्या था? F1 था, ये था 6 न्यूटन का। ये हाल में हमें समझ में आया कि अगर मुझे पूछा गया नेट फोर्स, तो नेट फोर्स का मतलब ही होता है इट इज सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड हियर द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज 180 डिग्री। और आपको मालूम है कि जो नेट फोर्स होगा यहाँ पर एक वेक्टर होगा। कैसा वेक्टर होगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स? ये 8 न्यूटन का है, ये 6 न्यूटन। इधर कोई ढकेल रहा है 8 न्यूटन में, ये 6 न्यूटन में। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 न्यूटन। किधर को होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट? राइट। तो हम कहेंगे इट इज नेट फोर्स इज ए स्मॉल वेक्टर लुकिंग लाइक दिस। ये 2 न्यूटन वाला है। इतना जानकारी हमें पहले से, वेक्टर पढ़ने से पहले ही मालूम। बट नाउ आई वांट टू गो फॉर एडिशन टेक्निक्स एंड फाइंड आउट व्हाट इट इज गिविंग। थोड़ा ध्यान से देखना। अब मैं करना क्या चाहता हूँ? अब मैं जोड़ना चाहता हूँ F2 को F1 के साथ। आई वांट टू एड दिस प्लस दिस। कैसे जोड़े? ट्रायंगल लॉ कहता है इफ टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर। तो ठीक है, पहला वेक्टर को ले लो, पहला वेक्टर को ले लिए, ये पहला वेक्टर को ले लिए और ये आया नीचे यहाँ। उसके साथ दूसरे को ऑर्डर में लेना है। मतलब ये कितना लंबा था? 8 न्यूटन। दूसरे वेक्टर को ऑर्डर में लेना है तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? दूसरे का टेल को पहले का हेड पे रखो। समझने के लिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये हो गया आपका
ऐसा, ये हो गया आपका ऐसा। क्या मैं दूसरा वेक्टर का टेल को पहला वेक्टर का हेड पे रख पाया? हाँ, रख पाया। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, सम वेक्टर होगा, कहाँ से शुरू होता था? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। कहाँ खत्म होता था? हेड ऑफ। तो शुरू करें, क्या फर्क पड़ता है? ये अगर हम करते हैं ऐसे, कहाँ गया, ये यहाँ से स्टार्ट करें तो इधर को होगा ना, तो ये कितना लंबा होगा? ऊपर वाला 6, ये तो ये हो गया 2, और किधर को? इधर को। वही तो दिखाएं, वी हैव शोन इट हियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इससे पता ये चला कि सम ऑफ टू वेक्टर्स इज डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो हम जानते थे उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नाउ वी हैव गॉट एन इंप्रूव्ड मेथड सो दैट वी कैन अडॉप्ट इट फॉर अदर एंगल्स। अभी अगर इतने सारा चीज आपको समझ में आ गया तो क्या बता सकते हो? मैं चेंज कर रहा हूँ केस, देखो जिनको बढ़िया से समझ में आया सिर्फ वही बताएंगे। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, अब इसके ऊपर दो फोर्स आया, पहला फोर्स कैसा वाला, पहला फोर्स ऐसा वाला, कितना? 6 न्यूटन का। दूसरा फोर्स ऐसा वाला, कितना? इट इज 8 न्यूटन का। अब पूछा है बताओ ये F1 है और ये F2 है, बताओ नेट फोर्स कितना है? तो हम अभी ट्रायंगल लॉ यूज करने वाले हैं। क्या करना है हमें? ट्रायंगल लॉ यूज करने के लिए, ट्रायंगल लॉ यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू ऐड दिस वेक्टर विथ दिस वेक्टर, है कि नहीं? ये, लेकिन पहले हमें तो ये मालूम नहीं था। हमें ये मालूम था जब ये दोनों मिलके दोनों सेम डायरेक्शन में या फिर कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो है कि नहीं? अब अगर कोई एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक के ऊपर मैं 2 फोर्स लगाना चाहता हूँ, 6 न्यूटन 8 न्यूटन। 2 लड़के हैं, वो ब्लॉक को पुश करना चाहते हैं। वो कैसे पुश करेंगे कि बॉक्स जो है सबसे ज्यादा जोर से मूव करेगा? दे पुश इन द सेम डायरेक्शन। मतलब 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का 2 फोर्स लगा के मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है? 14। अच्छा, मिनिमम कैसे हो सकता है? एक चलाने की कोशिश करेगा, दूसरा रोकने की कोशिश करेगा। कैसे होगा? एक इधर को दे रहा है, एक इधर को दे रहा है, तो मिनिमम कितना हो सकता है? 2 न्यूटन। मतलब 2 फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन का, उस बॉडी के ऊपर मैक्सिमम फोर्स हो सकता है 14, मिनिमम हो सकता है 2। 14 कब होगा? व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन। 2 कब होगा? व्हेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं है और ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, एक ऐसा है दूसरा ऐसा है, क्या ये 14 हो सकता? नहीं। ये 2 से कम हो सकता? नहीं। मतलब अगर एंगल 0 या 180 नहीं है तो जो सम होगा वो ना 14 होगा ना 2 होगा, उसके बीचों बीच कहीं होगा। कहने का मतलब हुआ ये 2 बॉडी के ऊपर अगर एक 6 न्यूटन और एक 4 न्यूटन का फोर्स, 8 न्यूटन का फोर्स देंगे, कुछ भी एंगल ले लो, जो भी फोर्स निकलेगा वो 14 से 2 के बीच में ही होगा, ना 2 से कम होगा ना 14 से ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 2 फोर्स दे रहे हैं, अब ये दोनों फोर्स के बीच में ना एंगल 0 है ना 180 है, इट इज लुकिंग 90। तो ये 14 से कम होगा, 2 से ज्यादा होगा। कितना होगा मालूम नहीं, चलो करके देखते हैं। एंड दैट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड हाउ टू मेक इट। यू से यू टेक देम इन ऑर्डर, पहला वेक्टर उसके साथ दूसरा वेक्टर, ये आ गया दूसरा वेक्टर, पहला के साथ दूसरा वेक्टर ऑर्डर में आ गया। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे होगा? ऊपर से नीचे की, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऐसा। तो ये हो गया रिजल्टेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई? ये 8 है ना? तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर होल डबल एंड दैट इज इक्वल टू 10। देख रहे हो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्यों पढ़ रहे थे? कहाँ से पढ़ रहे थे? यस। अब ये चीज हमारा आसान तो इसलिए हो गया क्योंकि एंगल 90 डिग्री था। अगर 90 डिग्री नहीं होता तो फिर और फंसते। 90 डिग्री था तो पाइथागोरस थ्योरम से काम निकल गया। मान लो ये एंगल 60 डिग्री होता तब तो नहीं होते। फिर क्या करना होता? क्या ये चीजें समझ में आया? हाँ, आप लोग लिखना चाहोगे इसको? लिखो जल्दी जल्दी। तो आप कहोगे नेट फोर्स इज 10 न्यूटन। ये हुआ। चलिए 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 जल्दी जल्दी खत्म करिए।
लिख दी? नहीं लिखी? बाद में लिखेंगे। बाद में कैसे लिखते हो? कहाँ से? वीडियो देख के लिखते हो? इधर खड़े देखते हो? अच्छा ठीक है। ये तो समझते हो तो जाके लिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो भी बात सही है, ये भी बात सही है। ठीक, वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक मारते हो? नहीं मारते? कोई डिसलाइक मारा था, बोला था कोई एक डिसलाइक मारा है, उसका लास्ट लेटर का है, ऐसे बोल रहा था मेरा। नहीं सर, हम तो कल का वीडियो में लाइक ही मारते थे। लाइक मारा था? क्यों ऐसे बोल रहा था? का है उसका पीछे? सर मंजुलिका भी हो सकता है, मेरा नाम हाँ मंजुलिका है। हाँ, मेरा नाम मंजुलिका है, हो सकता है। हाँ ठीक, ये मंजुलिका है। चलिए, ये हो गई हमारी कहानी। एंड नाउ टाइम विल नॉट परमिट फर्दर, हम लोग करेंगे उसको अगले क्लास, आगे बढ़ाएंगे वेक्टर एडिशन को। भूलना मत, अगले क्लास आओ, बढ़िया से करेंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। बढ़िया।